रही है? मैंने मोबाइल सामने रख दिया भाई मेज जी पे। सर। जी सर। हाँ, लॉर्ड रिपन बहुत जानते होंगे इनके बारे में भी। देखो, लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा आपको। पहली चीज तो ये देखो, दो चीजों में आप अंतर समझ लो। अंग्रेजों में एक होते थे पॉलिटिशियंस, जो हैं दो तरह के होते थे मोटा मोटा। एक होते थे टॉरी। टॉरी, टॉरी का मतलब TORY। टॉरी वो होते थे जो बेसिकली कंजर्वेटिव होते थे, संकीर्णतावादी। एक तरह से कह सकते हो देशी भाषा में कट्टरपंथी, जिनका ये यकीन था कि भाई राजा का राज ही बिल्कुल सही है, और जो किंग कर रहा है वो बिल्कुल सही है, जो परंपराओं में है वो सही है। अंग्रेजों का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है, हमें उससे गाइड होना चाहिए। ठीक, तो इन्हें कहते थे टॉरी। अब जाहिर सी बात है, कोई विचारधारा है तो उसके अपोजिट विचारधारा भी होगी। तो जो अपोजिट विचारधारा वाले लोग थे, जो ये कहते थे कि नहीं, किंग सब चीजें सही नहीं करता, किंग को कंट्रोल करने के लिए एक पार्लियामेंट होनी चाहिए, और संकीर्णतावादी ना होकर उदारवादी होना चाहिए। हर चीज में तर्क की गुंजाइश रखनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारे बड़े बूढ़ों ने ये काम किया हम भी वही काम करेंगे। तो उन्हें कहते थे विग, WHIG, विग। तो आज भी आप हिंदुस्तान में भी देख सकते हैं, नाम भले अलग हो, लेकिन ये विचारधारा तो हर जगह है या नहीं है? जी सर। यस सर। मैं मतलब इस इंडियन प्लेटफॉर्म में भी आपको टॉरी और विग दोनों मिल जाएंगे। हम उन्हें कहते भले हो दक्षिणपंथी और केंद्रवादी और वामपंथी, है ना? सर ये राइट विचारधारा हर लेफ्ट। जगह रहती, ये विचारधारा हर जगह रहती है। तो भाई रिपन एकमात्र ऐसे वायसराय हुए हैं जिनकी दो तीन खूबसूरती रही है। पहली खूबसूरती तो ये है कि लॉर्ड रिपन पहले ऐसे वायसराय थे जो कि एक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बेटे थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इनके पिता FJ रॉबिन्सन 1827 से 1828 तक इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक, ये पहला वायसराय था और शायद अंतिम वायसराय था जिसका जन्म इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंस में हुआ था। अब मुझे ऐसे कोई बताएगा आप में से कि ऑफिशियल रेजिडेंस कौन सा है इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर का? एनीवन? सर नहीं बुकिंगम बता, प्लेस है क्या? नहीं, बंकिंगम पैलेस डिफरेंट चीज है। जस्ट, अरे एक चीज बताओ, चलो मैं तुम्हें यहां से ले चलता हूं। ये बताओ, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो सबसे ज्यादा पावरफुल घर किसे कहा जाता था? उसका नाम क्या था? मीडिया में भी बहुत आता था। लुटियंस जोन सर। करता था। प्रधानमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस को कहते थे, बताओ? 7 RCR, 7 रेसकोर्स रोड, 7 नंबर के बंगले में रहते प्रधानमंत्री। सेवन जी आर सर। सी आर में तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं? सर 7 RCR में ही रहते हैं। हम्म ऐसे ही 10 जनपथ, जनपथ रोड पर 10 नंबर का बंगला है। आप देखना वो किसका है। इसी तरह से ब्रिटेन में डाउनिंग स्ट्रीट है, उसका नाम है डाउनिंग स्ट्रीट, और नंबर है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, लंदन। ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस, जो सरकारी उनका रेजिडेंस है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है।
तो रिपन का जन्म इसी 10 डाउनिंग स्ट्रीट में हुआ था। आज ब्रिटेन के कौन प्राइम मिनिस्टर हैं बताओ? बोरिस जॉनसन। और इससे पहले जो रिपन के पिताजी थे, एफ.जे. रॉबिन्सन, 1827, और अब आ गया 2022, यानी 200 साल लगभग हो गए। ऑफिशियल रेजिडेंस वही है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। तो क्यों भाई, हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है। रिपन का वहीं जन्म हुआ था। दूसरी चीज रिपन के बारे में यह है कि रिपन ऐसे वायसराय रहे हैं जो वायसराय बनने से पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे, भारत सचिव भी रह चुके हैं। भारत सचिव का पद भी रिपन के पास रहा है। प्राय ऐसा नहीं होता कि वह व्यक्ति भारत सचिव भी रहा हो। वायसराय के साथ साथ वह व्यक्ति भारत सचिव भी रहा है 1866 में। तीसरी चीज रिपन के बारे में जो मुझे बतानी है वो ये कि रिपन ने एक किताब भी लिखी है। कोई बता सकता है उस किताब का नाम क्या है? एनीवन? चलो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे सर्च कर लेना फिर बता देना। भाई आवाज दिया करो यार, तुम लोग आवाज नहीं देते उधर से, तो मुझे लगता कि मेरी बात नहीं जा रही। जी सर, जी सर। तो रिपन के बारे में बहुत सारी चीजें आपने पहले से पढ़ रखी होंगी। उनमें से कुछ चीजों को मैं आपको बताऊंगा जितनी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। रिपन को बेसिकली कहा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का पिता, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आज जो आप हिंदुस्तान में देखते हैं पंचायती राज संस्थाएं और नगर पालिकाएं, ये संविधान के 73वें और 74वें संशोधन से संविधान में जोड़ी गई, लेकिन बहुत पहले से ही इनका अस्तित्व था। इनका अस्तित्व कब से था? वो रिपन के पीरियड से था। रिपन ने ये कहा कि भाई बहुत सारी जो चीजें हैं जो कि स्थानीय स्तर पर की जानी चाहिए, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाएंगे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का क्या काम होगा? डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इन सारी चीजों को मैनेज करेगा। इसके लिए लॉर्ड रिपन ने 1881 में एक ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर किया? कि हर जिले में एक लोकल बोर्ड बनाया जाएगा जिसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहा जाएगा। पहले जो प्राइमरी के स्कूल थे, आज से 30 साल पहले तक भी ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधीन हुआ करते थे। अच्छा चलिए मैं आपको एक मजेदार किस्सा बनाता हूं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का। आज जिसे जिला पंचायत कहते हैं उससे पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहा जाता था। आपको पता है जिला पंचायत अध्यक्ष को तो वो पावर नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसे पावर क्या होती थी मैक्सिमम? बताइए, इमेजिन करके बताइए कि जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन को सबसे बड़ी पावर क्या हो सकती थी? बताएं। नहीं बच्चों अंदर मत आओ, पापा पढ़ा रहे हैं। बताओ भाई। सर जो जिलाधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष को दोनों को मिलकर होती होगी शायद।
चलो बहुत अच्छा इमेजिनेशन किया आपने। मैं आपको बताऊं कि जिला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कलेक्ट्रॉल लिखने का अधिकार था। उसका जो फाइनल रिमार्क होता है हर साल हर अधिकारी का कलेक्ट्रॉल लिखा जाता है, एसीआर कहते हैं उसे, एनुअल कलेक्टर रोल। तो इस वर्ष इस अधिकारी के द्वारा काम जो किया गया वो किस श्रेणी का था? संतोषजनक था, अच्छा था, बहुत अच्छा था, एक्सीलेंट था, आउटस्टैंडिंग था। दूसरा, इस अधिकारी की सत्यनिष्ठा कैसी रही है? संदिग्ध तो नहीं रही, इंटीग्रिटी इसकी डाउटफुल तो नहीं रही। तो ये अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन को हुआ करता था। मुझे याद आ रहा है अलीगढ़ के कलेक्टर हुआ करते थे 1970 के दशक में, तुलसी गौड़, 70 या 80 के बाद। जी सर। किसी ने नाम सुना है? जी सर, उन्होंने जी सर। अभी पिछला इलेक्शन लड़ा था हमारे पूर्व विधानसभा से। जी सर। बहुत पहले रहे वो, सन 80 के दशक में। तब तक मुझे याद है कि कुछ अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन को थे, क्योंकि तब अखबारों में आया था कि उनके कलेक्ट्रॉल के बारे में चेयरमैन ने कुछ लिख दिया था। तो ये व्यवस्था रिपन के द्वारा शुरू की गई ताकि स्थानीय प्रशासन जो है वो लोगों की मर्जी के हिसाब से चलाया जा सके। और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में का जो उन्होंने कंपोजिशन तब बनाया था वो आज की तरह नहीं था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो कंपोजिशन था उसमें 3 तरह के मेंबर थे। पहला जो मेंबरशिप थी वो थी नॉमिनेटेड। कौन होंगे? एंग्लो इंडियन या यूरोपियन। दूसरे होंगे नॉमिनेटेड इंडियन, और कुछ हद तक शुरुआत जब रिपन ने करी तो कुछ इलेक्टेड मेंबर भी होते थे जो जनता द्वारा चुने जाते थे। ये अलग बात है कि मताधिकार हर व्यक्ति को नहीं था, लेकिन हाँ एक तरह की आप उसे रिप्रेजेंटेटिव एजेंसी कह सकते हैं। आज की तरह नहीं था, लेकिन शुरुआत हुई। अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को उन्होंने अधिकार दिए और ये कहा कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होंगे वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो केवल ये देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपना काम ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को रिपन ने अधिकार भी दिए। कौन सा अधिकार दिया? तुम बताओ बच्चों, बताओ। एक एक अधिकार एक एक व्यक्ति बताए अपने हिसाब से इमेजिन करके। आज की तरह ही थे वो भी। आज जो नगर पालिका को अधिकार है ऑलमोस्ट वही जैसे ही थे। बताओ। बोलो भाई। चलो कोई बात नहीं, बताते हैं। सफाई कराने का अधिकार, सैनिटेशन। दूसरा अधिकार दिया उसे वाटर सप्लाई का, पानी की सप्लाई करने का, प्याऊ लगाने का। तीसरा मेडिकल एड देने का, यानी कि चिकित्सालय खोलने का अधिकार। चौथा स्ट्रीट लाइटिंग का अधिकार। आज भी जो स्ट्रीट लाइट है वो कौन लगाता है बताओ? जिला पंचायत अध्यक्ष। भाई शहर क्षेत्र में कौन लगाता है? म्युनिसिपैलिटी तो लगाती है। जी सर, नगर निगम से ही लगाता है। नगर पालिका हो, नगर निगम हो, वो तो आजादी के बाद। यस। तो लाइटनिंग का अधिकार हो गया, सैनिटेशन का अधिकार हो गया, मेडिकल का, और प्राइमरी एजुकेशन। ये अधिकार भी लोकल बोर्ड्स को दिए गए। और ये लोकल बोर्ड सबसे ज्यादा कहां इफेक्टिव रहे? मद्रास में, पंजाब में और बंगाल में। लोगों ने ये कहा कि चलो भाई कम से कम अपने मोहल्ले में सफाई कराने। इस चीज से क्या हुआ? इलेक्टेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो, कम से कम वो स्थानीय लोगों का अगर प्रतिनिधि है तो वो उस अफसर से तो अच्छा ही है जो किसी दूसरे जनपद से वहां ट्रांसफर होकर आया है, क्योंकि उस जनपद को, उस अफसर को वो नेचुरल लगाव नहीं होता उस जिले से, क्योंकि वो वहां का रहने वाला नहीं है। उसे वहां नौकरी करनी हो, चले जाना है।
और जो स्थानीय प्रतिनिधि होता है वो भाई उसकी मजबूरी है, लगाव हो ना हो, नहीं करेगा तो लोग उसके घर घर पे आके उलाना देंगे, भाई ये काम तो हो ही नहीं रहा। आज भी जो आज तो आपने देखा कि जनता बिल्कुल जो पार्षद होते हैं उनके घर पे चली जाती है कि हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही, हमारे यहाँ सफाई नहीं हो रही। तो इस चीज की शुरुआत हुई और रिपन के समय में गवर्नमेंट को डे टू डे मॉनिटरिंग का अधिकार था और ये था कि अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे तो उसे वो डिजॉल्व कर सकते, ये रिपन ने अधिकार दिया। तो ये एक तरह का बहुत बड़ा चेंज था। इससे पहले इस तरह का कभी कोई चेंज हुआ नहीं था और ये अधिकार किससे काट के दिए गए होंगे, इसका मतलब ये अधिकार पहले से किसी न किसी पे तो रहे होंगे। तो ये पहले स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता था, प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी उसका अधिकार होता था। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में टोटल 11 प्रोविंसेस थी, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर, तो आप समझो कितना बड़ा उनका दायरा रहा होगा। और उसमें हर एक में एक गवर्नर हुआ करता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था, वो किस किस मोहल्ले की सफाई देख लेता। तो स्थानीय स्तर पर प्रशासन की शुरुआत, इसी को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। इसी बात को ऑनर करते हुए मद्रास, बाद में जिसका नाम चेन्नई हो गया, इसके जो नगर निगम की बिल्डिंग है, जो कॉरपोरेशन ऑफ चेन्नई की बिल्डिंग है, उसे आज भी रिपन बिल्डिंग कहते हैं। यद्यपि उसे बनाया गया था 1909 में, रिपन के हटने के बहुत दिन बाद की बात है ये। 1909 में बना था और लॉर्ड मिंटो ने इसका उद्घाटन किया था। रिपन बिल्डिंग इतनी अच्छी बनी है कि रिपन बिल्डिंग के तबके बनाए जाने में लगभग 4 वर्ष लगे थे और 7.5 से 8 लाख रुपए इसकी कॉस्ट आई थी उस समय में। और जैसे इंग्लैंड में एक बड़ी घड़ी लगी हुई है, कोई बताएगा इंग्लैंड की उस घड़ी का नाम क्या है? जैसे जीएमटी कहते हैं, जैसे ग्रीनविच मीन टाइम नापा जाता है। ज्योग्राफी पढ़ने की बहुत जरूरत है भाई। उसे कहते हैं बिग बेन। उसी की तर्ज पे बीचों बीच में इसमें घंटाघर बनाया गया और रिपन को ही समर्पित किया गया। इसे आज भी, आजादी मिलने के बाद भी, इसे रिपन बिल्डिंग ही कहा जाता है। क्लियर? जी सर। कर्नाटक में रिपन के नाम का एक कस्बा भी बसाया गया। मैंने उस दिन सवाल पूछा था अलीगढ़ के बच्चों से कि डिबाई, डिबाई किसके नाम पर बसा है? तो फिर उस दिन मैंने काफी पूछे, फिर वो बात आई गई हो गई। बेसिकली डिबाई जो बसा है वो डिगबोई के नाम पर बसा हुआ है। अब मुझे ये सर्च करके बताना इंटरनेट पे कि डिगबोई कौन था। ये सेटल्ड कस्बा है एक तरह का, जो कि यूरोपियंस के द्वारा सेट किया गया था। डिगबोई, डिगबोई धीरे धीरे डिगबाई हुआ, डिगबाई होते होते डिबाई हो गया। इसमें झांसी के 2-3 बच्चे हैं, वो हैं इस वक्त या नहीं है? आज शायद नहीं है, मुझे लग रहा है कोई बच्चा? 2-3 बच्चे झांसी के भी जुड़े हुए हैं इसमें, है कोई बच्चा? 1857 के वॉर के बाद यहाँ एक मिस्टर हार्डी कलेक्टर हुआ करते थे। तो यहाँ का जो मेन बाजार है उसका नाम हार्डीगंज था, जिसे बाद में सुभाषगंज, आजाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस के नाम पर उसे सुभाषगंज कर दिया। हुआ ये कि जब झांसी की रानी का पीरियड एंड हो गया और अंग्रेजों ने पूरा कब्जा लिया, तो किले की प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से में दुकानें बनवाई गई, जिसे हार्डीगंज कहा गया। जो यहाँ का मेन शहर का क्षेत्र है उसी में है वो हार्डीगंज। आज वो बहुत बड़ा कॉमर्शियल एरिया है,
मंडियां हैं वहां पुरानी, जैसे मेरे ख्याल से अलीगढ़ में मंडी है ना, कन्वरीगंज, कलाटगंज, यही। तो रिपन के नाम पे ये भी है। चलिए, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपन ने इसकी शुरुआत करी, इसीलिए उसे फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ये बहुत आसान सी चीजें हैं, कोई कठिन चीजें नहीं। मैंने पहले ही बताया था कि लिटन जो है डिजरायली एज का था। डिजरायली बेसिकली कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री था, टॉरी था, और लिटन भी टॉरी था। और इसकी जगह जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो ग्लैडस्टन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने इनकी जगह अपने जैसा ही एक लिबरल आदमी लॉर्ड रिपन को भेजा। रिपन भी जो है उदारवादी थे। तो रिपन ने बेसिकली जो ग्लैडस्टन की लिबरल पॉलिसीज थी उन्हीं को आगे बढ़ाया। ग्लैडस्टन ने यह कहा था, मैं अंग्रेजी में पढ़ के बता रहा हूं, जो मेरी किताब है अंग्रेजी में उसमें से, आवर टाइटल टू बी इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट कंडीशन। हमारा भारत पर राज करने का जो अधिकार है उसकी पहली शर्त, दैट आवर बीइंग देयर इज ए प्रॉफिटेबल टू इंडियन नेटिव, कि हम उन वहां के लोगों के लिए कुछ लाभकारी सिद्ध हों, बोझ न बने। एंड ऑन सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्त यह है, वी कैन मेक देम सी, वो इस चीज को अपनी आंखों के सामने होते हुए महसूस भी करें कि हम उनके लिए लाभकारी हैं। एंड अंडरस्टैंड, उन्हें इट टू बी प्रॉफिटेबल, और उन्हें ये समझ में भी आए, देखें भी और समझ भी आए कि भाई अंग्रेजी इजाज सही है हमारे। तो एक तरह से रिपन का आइडिया ये था कि इंडियंस को खुद गवर्न करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अपनी सरकार स्वयं चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन्हें इतनी समझदारी विकसित करनी है। उसी के तहत उसने ये काम किया। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को ग्राउंड लेवल पे किया। लॉर्ड रिपन के बारे में कहा जाता है कि लॉर्ड रिपन जो है, यद्यपि ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था, लेकिन वो लिखा पढ़ी में ही था। असली कामों में तो वो भारतीयों का प्रतिनिधि बन गया, और किसी अन्य वायसराय ने इंडियंस के लिए इतना काम नहीं किया जितना लॉर्ड रिपन ने। उसका पूर्ण विश्वास था शांतिपूर्ण नीति में, उसका पूर्ण विश्वास था सेल्फ गवर्नमेंट में, उसका पूर्ण विश्वास था लेसेजे फेयर। लेसेजे फेयर इस शब्द का मतलब होता है मुक्त अर्थव्यवस्था। किसी को भी, आज आप अलीगढ़ के रहने वाले दिल्ली में जाकर नौकरी करें, पंजाब में जाकर फैक्ट्री लगाएं, कर्नाटक में जाकर खेती करें, कहीं भी नौकरी करें, कहीं भी ट्रेड करें, कहीं भी कॉमर्स करें, सब स्वतंत्रताएं हैं कि नहीं है? भारत के संविधान ने आपको ग्रांट करी है कि नहीं करी? जी सर। तो रिपन का भी यही यकीन था, एवरी इंडियन कैन गो एनीवेयर एंड कैन मेक ट्रेड ऑफ एनी टाइप, किसी भी चीज का, यदि बच्चे थे वो प्रतिबंधित ना हो, उस चीज का व्यापार करे, लाभ कमाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को लेसेजे फेयर कहा जाता है। एक बड़े अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था एडम स्मिथ, उन्हीं का ये कंसेप्ट है, लिबरलाइजेशन। क्लियर? जी सर। रिपन के दिमाग में ये था कि मुझे, देखिए अब 1880 आ चुका है, यूनिवर्सिटी खुले भी लगभग 20 साल हो गए, कितने ग्रेजुएट निकल गए होंगे? जो ग्रेजुएट फर्स्ट ग्रेजुएट हुआ होगा 25 साल में भी मान लें तो 45 साल का हो गया होगा। कितने पढ़े लिखे लोग निकल गए होंगे, तमाम यूनिवर्सिटीज बन चुकी थी। तो एक इंडिया में तब तक एक मिडिल क्लास डेवलप हो चुका था जो कि शिक्षित था, यद्यपि उसकी संख्या बहुत कम थी, बट इट वाज एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था,
रिपन के मन में ये था कि ये एजुकेटेड मिडिल क्लास का सपोर्ट मुझे रहे, इसका कॉपरेशन मुझे रहे, क्योंकि ये एजुकेटेड मिडिल क्लास था जिसने लिटन का विरोध किया। और अभी रिपन के एक बिल पर बहुत बड़ा विवाद होगा जो आप लोगों ने सब पढ़ रखा होगा। रिपन ने दूसरा काम ये किया कि उसने लिटन वाला जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, जिसे लॉर्ड लिटन ने 1878 में लागू किया गया था, जो कि अंग्रेजी अखबारों पर कोई रोक नहीं लगाता था, यूरोपियन अखबारों पर रोक नहीं लगाता था, लेकिन भारतीय अखबारों पर, भारतीय भाषाओं की अखबारों पर रोक लगाता था। लिटन के इस एक्ट को 1882 में क्या किया, उसने रिपील कर दिया, वापस ले, और ये कहा कि भारतीय भाषा के अधिकार पत्रिकाएं या पैम्पलेट या पेपर या किताब या अखबार जो भी प्रेस में छप सकता है उसे वही अधिकार हैं जो अंग्रेजी वालों को। तो उसने एक तरह की पैरिटी एस्टैब्लिश की, बराबर है दोनों। तीसरी चीज जो उसने करी वो थे आर्थिक सुधार। जब उसने लोकल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट से काट करके, बच्चों वाला नहीं, लोकल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट से काट करके, एक सेकंड होल्ड करें, कोई बच्चा हल्ला नहीं मचाएगा, 7-8 बच्चे सब ऐसे ही खेलो। तो उसने जब काट करके जब कुछ विषयों पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का स्थापना की शुरुआत करी, तो जाहिर सी बात है कि सफाई मुफ्त में तो होगी नहीं, स्कूल के लिए भी बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछानी पड़ेंगी, टंकियां बनवानी पड़ेंगी, अस्पताल खोलने पड़ेंगे मेडिकल एड के लिए। तो उसने ये कहा कि जो आर्थिक स्रोत है, अब किसी भी सरकार के क्या आर्थिक स्रोत है, सरकार पर कोई एटीएम तो लगा नहीं है, ना सरकार कोई नोट छाप सकती है, कोई सरकार दुनिया में नोट इस तरह से नहीं छाप सकती, वो भी एक सीधा सिद्धांत है गोल्ड स्टैंडर्ड का। आज भी सरकार जो टैक्स से पैसा आता है कलेक्ट होकर के उसी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा जो टोटल कराधान है, जो टैक्स कलेक्शन है, उसको अब 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। तो एक तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट करने में तो ये पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, राजनीतिक विकेंद्रीकरण, लेकिन जब उनके फंड्स भी बांट दिए गए तो इसी को आर्थिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है, इसी को इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। अब क्या करा उसमें आर्थिक विकेंद्रीकरण में, उसने कहा भाई पूरे सरकार की जो आय होगी उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। पहला इंपीरियल, यानी कि जो केंद्र सरकार करेगी, दूसरा प्रोविंशियल, यानी कि जो प्रांतीय सरकार करेगी। यहां मत खड़े हो, सारे बच्चे बाहर जाओ और खेलो, जाओ, दरवाजा बंद कर जाओ बेटा। प्रोविंशियल। और तीसरा उन्होंने रखा डिविडेंड। पहले हेड में, इंपीरियल हेड में, सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट था कि वो जितनी भी इनकम हो रही है, किस किस से इनकम हो रही है उसे ले सकती है। कौन कौन सी? इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट से, पोस्ट एंड टेलीग्राफ से। आप टेलीग्राफ करेंगे तो उस पर पैसा लगेगा, चिट्ठी पत्री भेजेंगे, कोई पार्सल भेजेंगे उस पर फीस लगेगी, वो सरकार लेगी। अफीम से, नमक से, रेलवे से और टकसाल से। ऐसे ही उसने कहा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है यूटिलाइज करेंगी कौन सी? प्रिजन से होने वाली आय, कैदियों से होने वाली आय, प्रिंटिंग से होने वाली आय, रोड टैक्स से होने वाली आय, सामान्य प्रशासन से वसूले जाने वाला कर। तीसरा उसने हेड बनाया
कि डिविडेंड, डिविडेंड में उसने ये कहा है कि कुछ आय ऐसी होगी जिसे स्टेट और सेंटर दोनों यूज कर सकेंगे, और उसका कुछ हिस्सा लोकल गवर्नमेंट को भी जाएगा। ये कौन किससे होगी आय? उसने कहा ये वो आय होगी जो एक्साइज ड्यूटी से होगी, शराब से, फॉरेस्ट से, स्टाम्प से। आप जब स्टाम्प खरीदते हैं किसी लीगल काम को करने के लिए, तो वो जो आय होती है वो सरकार की आय होती है। रजिस्ट्रेशन से, रजिस्ट्रेशन से, फीस से, ये जो आय होगी। और कहा कि इस पर सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इक्वल राइट होगा। अभी तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपने मद में ही केवल खर्च करने का अधिकार था, डिविडेंड से खर्च करने का कोई अधिकार नहीं। और यही व्यवस्था बाद तक चलती रही, 1905 और बल्कि 1909 के पार्लियामेंटरी रिफॉर्म तक यही व्यवस्था चलती है। ये एक तरह से आर्थिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत रिपन के पीरियड में हुई। अगला जो शुरुआत रिपन के द्वारा किया गया वो था हंटर कमीशन। उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया उन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया वो था कि भाई चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 के आसपास आया था। 54 से 64, 64 से 74, 74 से 82 आ गया, 28 साल हो गए। इसका मतलब अब एजुकेशन में कुछ न कुछ इवैल्यूएशन की जरूरत है, मूल्यांकन की जरूरत है कि जो एजुकेशन की नीतियां हैं वो सही हैं या उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, कुछ कम कुछ ज्यादा, क्या करना। तो हंटर कमीशन बनाया गया विलियम हंटर के नेतृत्व में। देखिए हंटर कमीशन 2 बार आया है, एक 1882 में, और जलियांवाला कांड जो हुआ था उसकी जांच के लिए भी एक हंटर कमीशन बना। हंटर कमीशन नहीं था, वो बेसिकली हंटर कमेटी। तो हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन के पीरियड में बनाया गया। और जो हंटर कमीशन था उसने ये कहा कि भाई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तो बनाया ही जा चुका है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, तो उसी के क्रम में ये प्राइमरी के स्कूल भी पूरे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिए जाए, और केवल सरकार का काम है इनका इंस्पेक्शन करना। सरकार का काम है एजुकेशन अफसर नियुक्त करना जो इन पे मॉनिटरिंग करे, बस। इसी व्यवस्था के तहत बने एक पद पे हिंदी साहित्य के एक बड़े मूर्धन्य व्यक्ति एक पद पर रहे हैं। आप में से कोई बता सकता है कौन थे? एनीवन? सर मदन मोहन मालवीय। हिंदी साहित्य के गैस करो और बताओ। क्या बताना है सर? क्लास छोड़कर कहीं चले गए थे क्या? भाई ये जो उन्होंने कहा है कि प्राइमरी स्कूल दे देने चाहिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को, और सरकार के अफसरों को केवल उसकी निगाह रखनी चाहिए, एक इंस्पेक्टर्स होने चाहिए उनकी इंस्पेक्शन करने के लिए। इसी तरह के जो इंस्पेक्टर का फिर पद बनाया गया इस कमीशन की रिकमेंडेशन पे, उस इंस्पेक्टर के पद पे एक हिंदी साहित्य के बहुत बड़े मूर्धन्य व्यक्ति रहे हैं। कोई बता सकता है कौन थे? सर प्रेमचंद तो नहीं रहे? प्रेमचंद। हाँ बिल्कुल सही, मुंशी प्रेमचंद डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ही थे, बिल्कुल सही। यह पद रिपन के कार्यकाल में ही बना था। वेरी गुड। आपने कैसे गैस किया?
सर पहले कोई सरकारी कर्मचारी थे, मुंशी प्रेमचंद धनपत राय नाम था उनका, इतना मालूम था मुझे सर। बिल्कुल सही। स्कूल में डिप्टी हुआ करते थे, उन्होंने कई कहानियां भी लिखी हैं इंस्पेक्शन पे। एक कहानी में लिखा है कि इंस्पेक्शन किसी सरकारी कर्मचारी के लिए ऐसा ही होता है जैसे कि परीक्षा का एग्जामिनेशन। मुंशी प्रेमचंद को अगर आपने पढ़ा हो तो मुंशी प्रेमचंद दो नामों से लिखते थे, एक धनपत राय, एक बाबू गुलाब राय। एक नाम से हिंदी में लिखते थे, एक नाम से उर्दू में लिखा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ सर सर मुंशी और सर प्रेमचंद दो अलग अलग व्यक्ति थे तो हैं? सर मुंशी और प्रेमचंद दो अलग अलग व्यक्ति थे? नहीं भाई जी, एक कास्ट, जैसे पंडित कहा जाता है, मुंशी कहा जाता है, मौलवी कहा जाता है। मुंशी बाजे टाइटल, एक ही व्यक्ति का नाम। इन्होंने ये कहा, कमीशन ने, कि जो हायर एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, इसका वोकेशनलाइजेशन होना चाहिए, इसका व्यवसायीकरण होना चाहिए। यानी ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे लोग भविष्य में व्यवसाय खोल सके, कोई आईटीआई टाइप की, फोटोग्राफी टाइप की, कुछ ना कुछ इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वो व्यवसाय कर सके। और ये कहा कि सरकार को करना ये चाहिए कि प्राइवेट लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, और प्राइवेट लोगों को बढ़ावा देने में सरकार जो है वो बेसिकली स्कूल की बिल्डिंग मैनेजमेंट बनावे, जमीन मैनेजमेंट की हो, हम उनकी सैलरी दे देंगे ग्रांट के रूप। एडेड कॉलेज की तरह सर। मेरे ख्याल से कॉलेज और डिग्री कॉलेज खुल गए कम से कम। आपके शहर में भी कई इंटर कॉलेज उसी पीरियड के हैं, उसी के बाद के पीरियड के, जिसमें संस्था ने डोनेट कर दी जमीन, उस पर बिल्डिंग बन गई और वो एड मैनेजमेंट के स्कूल है वो। आपके यहाँ जितने स्कूल हैं, डीएस, वाशने, ये सब इसी तरह के स्कूल हैं। इंटर कॉलेजेस जो है इसी व्यवस्था के तहत बने। उन्होंने कहा सरकार इतना नहीं कर सकती कि जमीन भी खरीदे, बिल्डिंग भी बनावे, टीचर की तनख्वाह भी दे। मैनेजमेंट ओरिएंटेड, दोनों का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दोनों, पीपीपी। तो हंटर कमीशन की रिकमेंडेशन को इन टोटो, मतलब कि हू बहू लॉर्ड रिपन के द्वारा मान लिया गया। तो हंटर कमीशन को बनाने का श्रेय, उसकी रिकमेंडेशन को मानने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। ठीक है भाई? जी सर। यस सर। देखो भाई, रिपन के बारे में जब मैं पढ़ा रहा था, अब पढ़ाने से पहले मेरे दिमाग में ये था कि रिपन के बारे में आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता हों, क्योंकि मुझे लगा कि इतनी मॉडर्न इंडिया तो हर बच्चा जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है उसे मालूम ही होना चाहिए। मैं अब आप में से ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो बहुत मोटी मोटी चीजें मैंने बताई हैं, ये सब चीजें आपको पहले से पता थी थोड़ी बहुत, या नहीं पता थी? सर थोड़ी बहुत ही पता थी, जैसे कि एक एक करके बताओ भाई। जिसमें कुछ पता थी, जैसे कि जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था वो इन्हीं के टाइम पे आया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला पता था, एजुकेशनल रिफॉर्म हंटर कमीशन वाला पता था। और लोग बताएं। सर फैक्चुअल चीजें पता थी थोड़ी बहुत। भैया ये तो बिल्कुल कंटस्ट करनी है चीजें। अब इतिहास में सारी चीजें कंटस्ट ही करनी है, एक एक चीज, इनमें से बहुत सवाल बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
सर मेरा एक क्वेश्चन है पूछो। सर। ये अब जो एसीआर अब कौन रिपोर्ट दे रहा है इसकी सर? जो जिलाधिकारी होते हैं उनकी एसीआर कौन भरता है? कमिश्नर कमिश्नर। और सर जो पुलिस डिपार्टमेंट के एसपी एसएसपी इनकी? क्या कह रहे हो? हेलो। डीआईजी। थैंक्स सर। अरे एसपी की डीआईजी लिखते हैं। हेलो। ओके सर ओके। डीआईजी, आईजी और डीजी वहां तक जाती है। 3 अधिकारी लिखते हैं एक कर्मचारी का, एक अधिकारी का एसीआर। 3 लोग लिखते हैं। ओके सर ओके। फाइनल सबसे सीनियर करते हैं डीजी से, फाइनल करते हैं डायरेक्टर जनरल। सर प्रमोशन वगैरह इसी एसीआर के आधार पे होता है ना? हाँ जी, इसी के आधार पर होता है। इसी के आधार पर होता है। लॉर्ड रिपन के पीरियड में ही पहला फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में, जिसमें यह कह दिया गया कि भाई 7 साल से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री में नहीं लगाया जाएगा। 7 से 12 साल के बच्चे अगर लगाए जाएंगे तो उनसे अधिकतम 9 घंटे काम लिया जा सकता होगा, 10 नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब जब तक ये कानून नहीं आया था तब तक हो सकता है कि बच्चों से भी काम लिया जाता हो और उनसे भी 12-12 13 घंटे काम लिया जाता हो। इसमें यह भी कहा गया कि भाई बीच में 1 घंटे का लंच टाइम होगा, जो आज भी चल रहा है ऑफिसों में। 1 घंटे का लंच टाइम होगा। इसी एक्ट में यह कहा गया कि 1 महीने में 4 दिन की छुट्टी दी जाएगी इतवार के अलावा। इसी एक्ट में यह कहा गया कि जो खतरनाक मशीनरी है उसके चारों तरफ कांटेदार तार लगाए जाएंगे और कोई बच्चा उसमें घुस ना जाए। इसी एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि इंस्पेक्टर्स रखे जाएंगे जो फैक्ट्रियों को इंस्पेक्ट करेंगे कि फैक्ट्री चलाने वाला उन नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पहली बार ये व्यवस्था हुई। इससे पहले फैक्ट्री के संबंध में कोई कानून ही नहीं था। मालिक जैसा करता था वैसे अपने गुलामों की तरह काम करवाता था लोगों। उसके बाद तो फैक्ट्री एक्ट बहुत आए हैं। अंग्रेजी पीरियड में 7-8 फैक्ट्री एक्ट आ गए हैं और हर एक में सुधार होता चला गया है। आज भारत के संविधान में क्या व्यवस्था? कितने वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं लिया जा सकता? अरे फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़े होंगे उन्हीं में। अरे ध्यान से देखो, 14 साल होगा। सर 14 साल तक इंजूरियस 14 वर्ष सर। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? सर जो इंजूरियस 14 साल तक के बच्चों को उसमें नहीं लिया जा सकता है। उसके ऊपर जो घर में जैसे कोई काम होता है छोटा मोटा उसमें अलाउड होता है। यस, जिसी को चाइल्ड लेबर कहा जाता है। जी सर। तो ये फैक्ट्री एक्ट में व्यवस्था की गई। इसके अलावा अकाल की नीति का विकास हुआ। फेमाइन कोड बनाई गई रिपन के पीरियड में ही। जो इस कोड 3 लेवल डिटरमाइन किए। पहला लेवल था फूड की इनसिक्योरिटी, फूड नहीं है। दूसरा था नियर सिक्योरिटी, नियर स्कैरसिटी, और तीसरा था स्कैरसिटी। इस तरह की इन्होंने डिफाइन किया गया है। क्रॉप फेलियर क्या होगा, क्रॉप की यील्ड क्या होगी, किस स्थिति में उसे फेमाइन माना जाएगा, कितना सपोर्ट गवर्नमेंट को करना है, कहाँ का अनाज हाउस बनवाने, ये सब इस फेमाइन नीति में था। तो इनमें इंडियन फेमाइन कोड कहते हैं।
क्लियर? जी सर। जी सर। यस सर। लॉर्ड रिपन का एक प्लान ये भी था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जो कॉर्पोरेटेड सिविल सर्विस थी, यानी जैसे इंडियन सिविल सर्विस कहते थे, इसमें एंट्री की उम्र 19 से बढ़ाकर के 21 कर दी जाए, जो कि लिटन ने घटा दी थी। लेकिन इस प्रपोजल को ब्रिटेन की सरकार ने नहीं माना और ये कहा कि इंडियन कैंडिडेट्स बढ़ सकते हैं अगर हमने इसे बढ़ाया तो। लेकिन ये बात सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने मानी नहीं। एक लिटन के समय में और काम हुआ कि फॉरेन पॉलिसी के मैटर में सेकंड अफगान वार को इसके द्वारा, मैंने पिछली बार भी बताया, सेकंड अफगान वार को इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया और ये कहा कि अब हम कोई मिलिट्री और साम्राज्यवादी नीति अपने पड़ोसियों के प्रति, जिसमें अफगानिस्तान सम्मिलित है, नहीं अपनाएंगे। इसने ये भी आइडिया ड्रॉप कर दिया, भाई सेकंड अफगान वार में क्या मैटर था, कुछ नहीं था, कि हम वहां रेजिडेंट रखेंगे, यही तो था कि अब हम काबुल में अपना कोई रेजिडेंट नहीं रखेंगे, क्योंकि दूसरे रेजिडेंट का भी मर्डर हो गया था, बताया ही था मैंने पिछली बार। इससे क्या हुआ है कि हिंदुस्तान के टैक्स पेयर के पैसे का जो बिना बात के अफगान वार में यूज हो रहा था, या वह रेजिडेंट रखने में, उसे तनख्वाह देने में, उसके खर्चे उठाने में हो रहा था, वो बच गया। अब जो रिपन के पीरियड में सबसे विवादास्पद काम हुआ है वो है वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लॉ मेंबर हुआ करते थे। देखिए, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें 5 मेंबर 1861 के बाद से लगातार होने लगे। 1861 से पहले तो मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड मैकाले इसका लॉ मेंबर था। मैं 1861 से बाद आता हूँ, लॉर्ड मैकाले तो बहुत पहले रहा था, 1835 के आसपास रहा था। चार्टर एक्ट 1833 के बाद 35 to 39 रहा है, 5 साल। तो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसे आज का कैबिनेट होता है, जो आज की एक तरह से प्राइम मिनिस्ट्रियल कैबिनेट सिस्टम है हिंदुस्तान का, वो उसी का एवोल्यूशन है एक तरह का। तो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 1861 के बाद से, इसमें एक तरह की 5 लोगों की कैबिनेट हुआ करती थी। 5 मेंबर कौन कौन हुआ करते थे? एक राजस्व सदस्य हुआ करता था, रेवेन्यू मेंबर। दूसरा हुआ करता था मिलिट्री मेंबर, सैन्य सदस्य। तीसरा हुआ करता था लॉ मेंबर, विधि सदस्य। चौथा हुआ करता था वित्तीय, फाइनेंस, रेवेन्यू का अलग और फाइनेंस का अलग। और 5वां होता था होम, गृह विभाग का मेंबर, जिसके अंडर में पुलिस आती थी। तो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसमें 6ठा मेंबर एक पीडब्ल्यूडी का और जोड़ा गया, जो पब्लिक वर्क के काम के लिए जिम्मेदार था। ये 1874 में जोड़ा गया है। ये जो काउंसिल थी, इसमें जनरली 1861 से लेकर के और मेरे ख्याल से 1909 तक कोई हिंदुस्तानी इसका मेंबर नहीं रहा। 1909 में सत्येंद्र सिन्हा वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले इंडियन मेंबर बने। सत्येंद्र सिन्हा 1909 में। उसी एक्ट में ये प्रावधान था 1909 वाले में ही कि वायसराय किसी एक इंडियन को
अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज ए मेंबर नॉमिनेट कर सकता है। फिर 1919 का जब एक्ट आया, जिसे मॉन्टेफ्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, उसमें इन मेंबर्स की संख्या बढ़ा के 3 कर दी गई। तो जो पहला मेंबर थे 1909 में, वो थे सत्येंद्र सिन्हा, और ये लॉ मेंबर थे। अब हम और पीछे लौटते हैं तो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बड़े फेमस लॉ मेंबर हुए हैं। जब इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ये स्ट्रक्चर नहीं था, पहले मेंबर थे इसके कौन? लॉ मेंबर लॉर्ड मैकॉले। तो लॉर्ड मैकॉले इसके पहले लॉ मेंबर थे, लेकिन वो बहुत पहले रहे थे। अब जब इनका पीरियड आया रिपन का, तो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लॉ मेंबर जो थे वो मिस्टर इल्बर्ट थे। इनका नाम था पेरेग्राइन कार्टूनी इल्बर्ट, पीसी इल्बर्ट। ये बेसिकली आईसीएस थे, सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने क्या किया, रिपन के कहने पर एक कानून का मसौदा तैयार किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसे इनके नाम पर इल्बर्ट बिल कहा गया। तो जैसे आज कानून पेश किया जाता है संसद में, उस जमाने में कानून एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखा जाता था। संसद तो थी नहीं, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर हुआ करते थे, इंक्लूडिंग एक वायसराय। तो वही मिला के जो बहुमत होता था पास कर देते थे, कानून बन जाता। तो इस इल्बर्ट बिल को 1883 में इल्बर्ट साहब ने बनाया और रखा। इस इल्बर्ट बिल के कारण बेसिकली करना क्या था, ये कानून, ये जो बिल था, अगर ये पास हो जाता तो ये एक्ट बन जाता, यानी कानून बन जाता। कानून में क्या था, क्या लिखा हुआ था? इसमें लिखा हुआ था कि मैकॉले के जमाने में बनाई हुई सीआरपीसी, सॉरी आईपीसी, और उसके बाद जो सीआरपीसी बनी, आईपीसी 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में लागू की गई थी। बन तो मैकॉले ने ही दी थी, लेकिन लागू बहुत बाद में हुई है। मैकॉले ने उसे 1838 के आसपास ही बना दिया, 1838-39 के आसपास। लेकिन बाद में वो जो आईपीसी है, तो जब इंडिया में म्यूटिनी हो गई, उसके बाद लागू की गई। तो जो उसके साथ साथ सीआरपीसी भी लागू की गई। आप कहेंगे सीआरपीसी क्या होती है? तो देखिए, इंडियन पेनल कोड जो आज भी भारत में लागू है, और वही सीआरपीसी लागू हुआ है। तो इंडियन पेनल कोड में दो ही, देखो, इंडियन पेनल कोड में केवल 3 तरह की चीजें हैं मोटा मोटा। उन मानव के कार्यों को लिखा हुआ है जिन्हें अपराध माना जाएगा। जैसे अभी ये हमारी मीटिंग चल रही है, सडनली इनमें से कोई उल्टी सीधी गाली बकना शुरू कर दे, तो ये एक व्यवहार हुआ, ये एक कार्य हुआ, एक्ट हुआ। इस एक्ट को क्राइम के रूप में डिफाइन कर दिया। तो कुछ तो प्रोविजन ऐसे हैं जिनमें कि वह व्यवहार डिफाइन है। अगर बिना परमिशन के किसी का घर से आप टीवी चुरा ले आएंगे तो उसे चोरी कहा जाएगा। जैसे कि आप किसी को छुरा मार देंगे और वो मर जाए तो इसे मर्डर कहा जाएगा। इस तरह की चीजें ह्यूमन के एक्ट डिफाइंड है कि ये काम अपराध के रूप में माना जाएगा। दूसरी तरह के प्रावधान ये हैं जिनमें उनकी सजा डिफाइंड है। ठीक, सजा कि भाई इस काम के करने की सजा जो है इतनी हो। तो पहले तरह के जो प्रावधान है वो हैं जिनमें वो कार्य डिफाइंड है। दूसरे तरह के वो हैं जिनमें उसकी सजा डिफाइंड है। एफआईआर, इतना ध्यान रखिएगा, हमेशा उस सेक्शन में होती है जिसमें वो सजा डिफाइंड है। जैसे
मर्डर, हत्या, ये 302 इसमें लगती है। 302 में इसकी सजा है। इसकी जो डेफिनेशन है वो 300 में दे रखी है। सेक्शन 300 में ये डिफाइंड है कि इस चीज को मर्डर कहा जाए, और 302 में उसका पनिशमेंट डिफाइंड है, दंड डिफाइंड। तो एफआईआर हमेशा दंड की धारा में होती है। तो पहला प्रावधान ऐसे होगा जिनमें क्राइम डिफाइंड है, दूसरा प्रावधान ऐसे होगा जिनमें दंड डिफाइंड है, और तीसरे प्रावधान ऐसे हैं जिनमें अपराध और उसका दंड दोनों एक ही में डिफाइंड है। जैसे 380 जिसमें चोरी लिखी जाती है, उसी में उसकी परिभाषा और उसी में उसका दंड। इसे कहते हैं आईपीसी, भारतीय दंड विधान, उर्दू में कहते हैं ताजराते हिंद। अब इस आईपीसी में ये तो हो गई। अब इसमें ये होगा कि भाई इसमें अगर ऐसा होगा, किसी के घर में अगर चोरी हो गई तो वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन लिखेगा या मौखिक थाने पे जाएगा, वहां सूचना देगा। सूचना देने पे वो थाने में एक एफआईआर लिखी जाएगी। एफआईआर में एक इन्वेस्टिगेशन अफसर होगा, वो अपनी जांच रिपोर्ट बनाएगा। फिर जांच रिपोर्ट के बाद वो कोर्ट में पेश की जाएगी। कोर्ट में फिर उस पर मुकदमा चलेगा। फिर वकील साहब बहस करेंगे। जो व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है वो भी अपना वकील रखेगा, और जिसके यहाँ चोरी हुई है उसकी तरफ से सरकार लड़ेगी। तो ये जो पूरी प्रोसीडिंग है, और फिर सजा कैसे होगी, सजा कितने दिन की होगी, कहाँ रखा जाएगा, ये सब चीजें जो इसका प्रोसीजर है वो सीआरपीसी में डिफाइन है। इसीलिए उसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहा जाता है। अंतर समझ में आया दोनों का? जी सर। जी सर। कुछ तो बोलो भाई। हाँ? जी सर। यस सर। तो इल्बर्ट ने क्या किया, सीआरपीसी के बहुत सारे चैप्टर हैं और बहुत धाराएं, 500 से ऊपर धाराएं सीआरपीसी। किस कंडीशन में कौन मजिस्ट्रेट को क्या अधिकार होगा, अपनी एप्लीकेशन कब लगा सकते हैं, बहुत डिटेल है। सीआरपीसी में इसने कहा कि हम संशोधन करेंगे। अब आप समझिए कितना बड़ा मुद्दा था। भारत में जब निर्भया कांड हुआ 2012 में, दिसंबर 12 में हुआ है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, जेएस वर्मा, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई जिसने कहा कि भारत का जो क्रिमिनल लॉ है इसमें अमेंडमेंट किया जाए, यानी क्रिमिनल लॉ में संशोधन किया जाए। उसे 2013 में वो संशोधन पारित हुआ, उसे कहते हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। मैं आपको उदाहरण से ये बता रहा हूं कि किस तरह से ये काम होता है, अभी हाल फिलहाल में हुआ है। उस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ने 3 कानूनों में संशोधन किया। पहला सीआरपीसी में संशोधन किया कि मजिस्ट्रेट के क्या और दायित्व होंगे। आईपीसी में कुछ नए अपराधों में गैंग रेप को डिफाइन किया गया, इससे पहले गैंग रेप डिफाइन नहीं था बहुत अच्छे से। और एविडेंस एक्ट में भी संशोधन किया गया, किन किन चीजों को सबूत माना जाएगा। इसी प्रकार से इल्बर्ट बिल के समय में जो इल्बर्ट महोदय थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो बिल है ये सीआरपीसी के एक धारा में संशोधन करेगा, केवल एक धारा। और वो धारा क्या थी? धारा ये थी कि अंग्रेज अगर कोई मुकदमा जिसमें अंग्रेज व्यक्ति मुलजिम होगा या अंग्रेज व्यक्ति पीड़ित होगा, किसी अंग्रेज घर में चोरी हो गई या किसी अंग्रेज पर रेप का आरोप लग गया या किसी अंग्रेज पर चोरी का आरोप लग गया, पीड़ित या आरोपी दोनों में से कोई भी एक अगर अंग्रेज होगा, तो उसमें पहले ये व्यवस्था थी कि उस मुकदमे की सुनवाई, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायल, वो केवल अंग्रेज जज के सामने ही हो सकता था। इल्बर्ट बिल ने ये कहा कि नहीं, ये अंग्रेज और हिंदुस्तानी दोनों के सामने होता है। जज से मतलब नहीं है, वो जज होना चाहिए बस, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो हिंदुस्तानी। इतना सा चेंज था। अब जैसे ही ये बात बाहर आई, 2 फरवरी 1883 को उसने ये अपना बिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मूव किया, बातचीत करनी शुरू करी और 9 फरवरी को फाइनली मूव कर दिया। बस उसके बाद अंग्रेजों में हंगामा कट गया। जो बेसिकली अंग्रेज उद्योगपति थे, अंग्रेज व्यापारी थे, अंग्रेज सिविल सर्वेंट थे, अंग्रेज जो आम जनमानस हिंदुस्तान में आ गए थे,
उन्होंने एक हंगामा खड़ा कर दिया और ये कहा, इसमें सबसे ज्यादा जो हंगामा खड़ा करने में रोल था वो थे जो अंग्रेज चाय के बागानों के मालिक। अंग्रेज चाय के बागानों के मालिकों पे उस जमाने में बड़े मुकदमे दर्ज हुआ करते थे, उत्पीड़न करने के, महिलाओं का शोषण करने के, जो काम करा करती थी। तो अंग्रेज चाय के बागानों और इंडिगो बागानों के मालिकों ने, जो खासतौर से बंगाल में थे, उन्होंने एक पूरी एसोसिएशन बना ली। कोई बता सकता है उस एसोसिएशन का क्या नाम था? एनीवन? उस एसोसिएशन का नाम था एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन। उसका नाम था एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन। उसने कहा कि भाई ये क्या गजब होने जा रहा है, अंग्रेज आरोपी हो चाहे अंग्रेज पीड़ित हो, हिंदुस्तानी कैसे उसका न्याय कर सकता है? सवाल ही नहीं उठता। उस एसोसिएशन ने मार प्रोपेगेंडा चला मारा। उस एसोसिएशन ने यहां तक प्लान बना लिया कि उस जमाने में वायसराय बैठता था कलकत्ता में, कि रात को वायसराय हाउस में घुस जाए और इस रिबन के हाथ पैर बांध करके इसे जहाज में डाल के सीधे इंग्लैंड भेज दिया जाए, नहीं तो हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। जगह जगह उन्होंने प्रदर्शन किए। कलकत्ता के टाउन हॉल में उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग करी और ये कहा कि भारतीय जज कैसे अंग्रेजों के मामले में निर्णय कर सकता है, उन्हें इतनी अकल कहाँ है। प्लस उन्होंने इसमें, अब वहां उस समय जो मीडिया था उसने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया। प्रोपेगेंडा क्या था? ये कहा गया कि इस चीज का लाभ उठा करके कल को अगर कोई अंग्रेज महिला जो कि रेप की पीड़िता है, उसका अगर मुकदमा शुरू होगा तो हिंदुस्तानी जज उससे बड़े ऑकवर्ड सवाल कर सकता है। तो अंग्रेज बहु बेटियों की इज्जत अब सुरक्षित नहीं है कि हिंदुस्तानी जज उनसे कोई सवाल कर सकता है। ये कैसे हो सकता है भाई? और ये कहा गया कि 1857 के विद्रोह में भी अंग्रेज महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया था। उनके मुकदमे भी कुछ पेंडिंग है अभी भी, या उसके बाद के जो मुकदमे हैं तो उन मुकदमों में हिंदुस्तानी जज निर्णय करेगा। तो उन निर्णयों को हिंदुस्तानी जज जो है, हो सकता है हिंदुस्तान के फेवर में जजमेंट दे दे, और अंग्रेज महिला से उसे प्रश्न पूछने का अधिकार कैसे मिल जाएगा? उन्होंने यहां तक प्रोपेगेंडा कर दिया कि इससे तो हिंदुस्तानी जजों को अंग्रेज महिलाओं को कुदरती से देखने का अधिकार मिल जाएगा, इस तरह से हिंदुस्तानी जजों को। और फिर आप जानते ही हो कि अखबारबाजी जब होती है और तरह तरह की रूमर्स फैलती हैं तो किस तरह का प्रोपेगेंडा होता है। बात कुछ होती है और कुछ का कुछ हो जाता है। इवन अंग्रेज अखबारों ने यहां तक लिखा कि हिंदुस्तानी जज जो हैं मुगलों की तरह अंग्रेज औरतों का एक हरम बना लेंगे और उस पावर का बड़ा दौर शुरू हो गया। अंग्रेज जो महिलाएं थी उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है कि हम बिल्कुल हिंदुस्तानी जज से अपनी सुनवाई नहीं कराएंगे। अब इसके फेवर में बंगाली जो औरतें थी हिंदुस्तानी, वो आ गई। और हकीकत ये थी कि जो अंग्रेज महिलाएं हिंदुस्तान में रहा करती थी उनसे कहीं ज्यादा एजुकेटेड इंडियन महिलाएं थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में महिलाओं की एंट्री इंग्लैंड में महिलाओं की यूनिवर्सिटी में एंट्री से भी पहले हो गई थी। पहली यूनिवर्सिटी थी जिसने महिलाओं को ग्रेजुएट करना शुरू किया। और जब बिल हुआ 1883 में,
तब तक हिंदुस्तानी ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या ज्यादा थी और अंग्रेज ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या कम थी। जो इंडियन एसोसिएशन तब तक बन चुकी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने का भी बहुत बड़ा श्रेय इस विवाद को जाता है। तो इस विवाद ने एक सीधी सीधी चीज ये कर दी कि जब कभी भी हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के समक्ष समता का अधिकार दिया जाएगा तो अंग्रेज ऐसा ही विरोध करेंगे। अंग्रेज तब तक तो हिंदुस्तान में ये कहेंगे इक्वलिटी है जब तक हिंदुस्तानियों का आपस का मैटर है, और अगर कहीं अंग्रेज उसमें शामिल हो गया तब इक्वलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। तब उनके दिमाग में ये है कि ये प्रेरोगेटिव है, मतलब कि ये उनका विशेषाधिकार है। इक्वलिटी हिंदुस्तानियों के साथ नहीं है। इस विवाद में फिर बाद में कंप्रोमाइज इस बात पे हुआ कि जो जजेस होंगे, ज्यूरी जो होगी, वो हाफ हाफ होगी। ये वापस नहीं लिया रिपन ने, बस अमेंडमेंट कर दिया इसे। तो इस विवाद ने एक बहुत बड़ा तहलका मचा दिया। इसमें रिपन ने यह अमेंडमेंट किया कि जब जो ज्यूरी है 50% यूरोपियंस की रिक्वायर्ड होगी, अगर इंडियन जजेस जो है वो किसी यूरोपियन के मुकदमे की सुनवाई कर रहा है, तो दोनों पक्षों ने कंप्रोमाइज इतना कर लिया कि ज्यूरिडिक्शन तो यूरोपियंस का और इंडियंस का बराबर ही होगा, लेकिन जो डिफेंडेंट है उसे ये अधिकार होगा कि वो, देखो हिंदुस्तान में जब तक नानावटी केस नहीं हुआ है तब तक ज्यूरी सिस्टम था, आजादी के बाद तक रहा ज्यूरी सिस्टम। तो वो ये डिमांड कर सकता है कि ये 10 मेंबर की जो ज्यूरी है या 8 मेंबर की जो ज्यूरी है, ये ज्यूरी में आधे कम से कम मेंबर यूरोपियन। और इसी तरह से अमेंडमेंट के बाद 1884 में इसे पास कर दिया गया और इसे कहा गया क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1884। अप्रैल में पास कर दिया गया इसे, जनवरी में, और उसके बाद इसे 1 मई से लागू कर दिया। ऐसा ही जो अब हुआ है 2013 में, उसे संसद ने पारित कर दिया और आज वो लागू है। आप ये समझिए कि इस एक्ट ने, शायद ये लागू होता तो इतना भला न कर पाता, लेकिन इसके विरोध ने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी हिंदुस्तानियों के, खास तौर से पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों के दिमाग में कि भाई अंग्रेज जो हैं किसी भी सूरत में आपको बराबरी का अधिकार नहीं देंगे। इसी को इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कहा जाता है, इल्बर्ट बिल विवाद का। अंग्रेजों ने खूब जम के विरोध किया, इंग्लैंड तक पिटीशन भेजी और इवन ये तक प्लान बनाया कि वायसराय को जो है रात के अंधेरे में पकड़ के जहाज में बंद करके सीधे इंग्लैंड जहाज रवाना कर दिया जाए, जिससे ये सब चीजें हो ही ना। ये जितनी भी चीजें हैं ये लॉर्ड रिपन के पीरियड में हुई। एक और महत्वपूर्ण चीज लॉर्ड रिपन के पीरियड में हुई है कि पहली जनगणना, यद्यपि वो मेयो के पीरियड में हुई थी 1771 में, लेकिन वो जनगणना रात में हुई थी, क्योंकि ये माना जाता था कि भाई हिंदुस्तानी लोग दिन में अपना कहीं खेती वेती का काम करते हैं तो रात में की जाए, और वो स्ट्रक्चर्ड नहीं थी। जो जहां मिल गया वहां उसका नाम लिख लिया, किसी का छूट गया, किसी का 4 बार लिख गया। 1881 में पहली बार रिपन के पीरियड में, जैसे आज जनगणना होती है, आज तो खैर बहुत सुधार हो गया उसमें, इसी पैटर्न पे जनगणना की पहली शुरुआत रिपन के पीरियड में। ये कहानी थी लॉर्ड रिपन की, इल्बर्ट बिल की। तो सीआरपीसी का संशोधन, सीआरपीसी, आईपीसी, मैंने बहुत अच्छे से आपको अपने शब्दों में समझाने का प्रयास किया है, एक बिल्कुल लेमैन अप्रोच में,
बहुत ही साधारण शब्दों में। उम्मीद है कि आपको सीआरपीसी का संशोधन समझ में आया होगा और इल्बर्ट विल समझ में आया होगा। बताएं भैया। जी सर। जी सर। जी सर। और बच्चे बताएं भाई। यस सर। और बच्चे बताएं। यस। आप लोग जरा अपना वीडियो ऑन कर लो। कर लो भाई, कर लो। गुड। ये कोई बच्चा तो अपनी किताब दिखा रहा है। ये कुबेर तिवारी दिख रहे हैं। चलो आरती, तुम्हारी समझ में आ रहा है? जी सर, आ रहा है। गुड। आज हमारे घर में 6-7 बच्चे हैं, सब हंगामा मचा रहे हैं। और नूतन, तुम्हारी समझ में आ रहा है? यस सर। इल्बर्ट विल समझ में आ गया? क्या विवाद था? इल्बर्ट विल समझ में आ गया? जी सर। जी सर। जी सर। बाकी किसी ने कुछ लिखा भी है या नहीं लिखा है? लिखा है सर। जरा जी ठीक है, सर। लिखाई वाले को दिखाओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर पहले से नोट्स तो बहुत अच्छी। के रिपेन के साल में तो ड्यूटी ऑफ एज। बताओ बताओ बताओ। द ड्यूटी ऑफ एज हैं? बताओ। ड्यूटी ऑफ एज। जी सर। हाँ, ड्यूटी ऑफ द एज। और सर बाकी लोग अपना वीडियो ऑन करें। मुझे 2-3 का वीडियो दिखा, किसी का दिखाई नहीं। और सर ऐसा बताया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, उन्होंने रिपन के बारे में कहा था कि वो भारत को गवर्नमेंट है, और जो इल्बर्ट मिल है, इसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बहुत समर्थन दिया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंग्लैंड में रहती थी, कभी हिंदुस्तान नहीं आई। उन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता, तो उन्होंने भी समर्थन दिया था। ये बिल्कुल सही है। और सर कुछ अंग्रेजों के बारे में ये बताया जाता है कि अंग्रेजों ने ये बताया था कि भारत में ब्रिटिश राज्य का शत्रु माना था जो हाँ, लॉर्ड वो रिपन को। मानेंगे हाँ, मानेंगे। जी सर। और ये बताया था, एनाल्ट वाइट करके थे, उन्होंने इस बात को कहा, रिपन के विषय में कहा था कि उन्होंने भारत को खो जाने का द्वार खोल दिया है। हाँ, कि ये सब चीजें हिंदुस्तानियों को अपने पैरों पर खड़ा कर देंगी और अल्टीमेटली फिर हमें यहां से छोड़ के जाना पड़ेगा। जी सर। जी सर। ये थे लॉर्ड रिपन। अब सर एक क्वेश्चन था इसमें, जो प्रथम कानून जो आया था 1881 में, सर इसमें महिलाओं के लिए प्रावधान था कुछ, और सर एक जिसमें एक क्वेश्चन था वहां पे पेपर में, लास्ट पेपर साथ पूछा गया था सर, उसमें स्टेटमेंट दिया गया था कि महिलाओं के लिए कोई भी इसमें सुधार नहीं किया गया, और जबकि हाँ ये क्लियर नहीं हुआ सर पॉइंट। आप डाल दो उस पर, क्योंकि जैसे एग्रीकल्चर के एक्ट मैंने पढ़ाए हैं, ऐसे ही मैं फैक्ट्री के एक्ट भी पढ़ाऊंगा एक साथ ही। ओके सर। अब क्योंकि हम सर एक 1880 और आता है